मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई धन के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को मैं अगले 5 दिनों में 5 भागों में पेश करूंगी ताकि ना तो वीडियो लंबा हो और ना ही बोरिंग। बाद में मैं इन सब को जोड़कर एक वीडियो भी पेश कर दूंगी ताकि वो लोग जो एक साथ इसे सुनना चाहें सुन सकें। तो पेश है साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला भाग और शुरू करते हैं इस किताब के पहले अध्याय से मेरे अंदाज में। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह ये दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालातों, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा हुआ है, जिस प्रकार रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में सोचेगा, एक अमीर बैंकर का पुत्र या पुत्री वैसा नहीं सोच पाएंगे, चाहे वो कितना भी प्रयास करे। ऐसे ही जो इन्फ्लेशन की सदी में पैदा हुआ हो और हर वर्ष कीमतों को 8 से 10% बढ़ते देखता हो, वो शायद एक स्टेबल प्राइस की दुनिया को नहीं समझ पाए। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.00000001% या यूं कहिए नहीं के बराबर है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाए। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं और बिना ही कोई कभी लॉटरी जीतता है। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक अमीर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस से फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में एक इंटरव्यू किया और उसने कहा, यदि वो 10 साल पहले या बाद में जन्मा होता तो शायद वो आज यहाँ नहीं होता। इसलिए ये साबित होता है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का हमारे बिहेवियर पर असर होता है, परंतु क्या हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं? चलिए सुनते हैं बिल गेट्स का किस्सा अगले अध्याय में। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन भाग्य और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डोगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा था, तो इसकी संभावना बहुत कम होती कि बिल गेट्स को वही कैरियर में वही सक्सेस मिलती जो उन्हें मिली। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल नहीं पढ़े होते तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस। केंट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय था,
लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम लेना ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। केवल आपके प्रयासों के आधार पर ही आपको 100% नतीजे मिले ये संभव नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम भी आपके नतीजों पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने न्यूयॉर्क का हर कानून तोड़ दिया जो रेल रोड से संबंधित था और रेल रोड का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या ये एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है? बहुत लोग इसी प्रकार के उदाहरण फॉलो करके जेल में या बैंकरप्सी के कागार पर भी पहुंच गए। एनरॉन इसका जीता जागता उदाहरण है। तो क्या ये कहना कि वैंडरबिल्ट को भाग्य का साथ मिला और उसका जोखिम फलीभूत हुआ कुछ हद तक सही है, परंतु उसने वो जोखिम लिया जिसका परिणाम भुगतने के लिए वो हमेशा से तैयार था। यू लिव बाय सॉर्ड, यू डाई बाय सॉर्ड। तो यदि आप अपने जोखिम का भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो जरूर लीजिए आप वो जोखिम। जॉन डी रॉकफेलर को भी बहुत हद तक कानून तोड़ने वाला ही माना जाता था। उसकी कंपनी को एक जज ने कॉमन थीफ, सामान्य चोर तक कह दिया था, इसलिए किसी आदमी को फॉलो ना करें। परंतु समझे कि वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या जोखिम थे जो उन्होंने उस समय लिए। कई बार वो जोखिम ऐसे हो सकते हैं जो यदि आपके सोच के अनुसार नहीं जाएं, तो भी उन परिणामों के लिए आप तैयार होते हैं। तो वो जोखिम उठाइए और उम्मीद कीजिए कि भाग्य आपका साथ दे। परंतु कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जो कोई दूसरा तो उठा सकता है, परंतु आप नहीं उठा सकते, तो आप वो जोखिम ना ही उठाएं। अब कौन सा व्यक्ति क्या जोखिम उठाता है उसका कोई सामान्य परिमापक नहीं है। ये हर व्यक्ति की अपनी पालन पोषण पर निर्भर करता है, जैसे हमने अध्याय 1 में देखा था। चलिए आगे हम उन 2 लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपने भाग्य को कुछ ज्यादा ही आजमा लिया। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। लेखक कर्ट वोनगुट और जोसेफ हेलर एक अरबपति की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है काफी, मतलब इनफ। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। काफी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कुछ चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने जिस खेल में ये चीजें दांव पर लगी हो। अब जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने इस बात को नहीं समझा
रजत गुप्ता। कलकत्ता में पैदा हुआ ये अति तीव्र बुद्धि का मालिक मात्र 40 वर्ष की आयु में मैकेंजी कंसल्टिंग का सीईओ था। दुनिया की नंबर 1 कंसल्टिंग कंपनी में से एक का सीईओ। 2007 में रिटायर होने के बाद वो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पोस्ट पर रहा। 2008 में उसके पास $100 मिलियन की नेटवर्थ थी, परंतु रजत गुप्ता 100 मिलियन से खुश नहीं था। इतना पैसा जो शायद विश्व के 0.00001% लोगों के पास ही हो, परंतु वो इससे खुश नहीं था। उसे बिलियनियर बनना था, 1000 मिलियन। वो गोल्डमैन सैक का डायरेक्टर था और इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त हो गया। वो और उसका श्रीलंकन दोस्त राज रत्नम ने गोल्डमैन सैक में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट की बात जान ली और 1,75,000 शेयर खरीद लिए। जब लोगों को पता चला कि वॉरेन बफे गोल्डमैन सैक में इन्वेस्ट करेगा तो शेयर के दाम बढ़ गए और गुप्ता को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। $17 मिलियन का प्रॉफिट एक ही झटके में उसे मिल गया, परंतु गुप्ता और राजरत्नम की कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। SEC ने उन दोनों को पकड़ लिया। गुप्ता ने इतने सालों में जो भी कमाया था, वो इज्जत, वो नाम, सब धूमिल हो गया था। शायद उसे बुढ़ापे में वो $17 मिलियन वो सुख ना देते जितना बड़ा जोखिम उसने उठा लिया था और सब कुछ गवा दिया। उसने वो जोखिम लिया जिसका फायदा शायद कुछ खास नहीं था, परंतु नुकसान बहुत ही ज्यादा था। इसीलिए हमें ऐसे जोखिम नहीं उठाने चाहिए। ऐसा ही एक और किस्सा है बर्नी मैडॉफ का। उसका मार्केट मेकिंग का लेजिटमेट धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो 25 से 50 मिलियन हर साल के कमा रहा था, परंतु उसने फिर बहुत ही ज्यादा लालच में आकर पोंजी स्कीम चालू कर दी। पोंजी स्कीम जिससे उसने अनेकों लोगों के बहुत से पैसों को हड़प लिया, परंतु अंत में पकड़ा गया। इससे भी ये साबित होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ रुकना है। ये फैसला भी हर आदमी को खुद ही लेना होता है। एक सबक ये जरूर है कि कैपिटलिज्म की सीढ़ी पर आपसे ऊपर कोई ना कोई खड़ा जरूर मिलेगा। आपको सोचना है आपको कौन से जोखिम उठाने हैं और कौन से नहीं। अध्याय 4, उलझी हुई कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की $140 बिलियन की नेटवर्थ है। उसमें से 99% 65 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने कमाया है। वो अभी 94 वर्ष के हैं। हमारी साइकोलॉजी हमें इस प्रकार की सक्सेस की उम्मीद ही नहीं करने देती। आप यदि 65 वर्ष तक किसी काम में लगे रहेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये हमारी ह्यूमन सेंस के लिए इंट्यूटिव नहीं है। वॉरेन बफे के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है, वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाई थी और बाद में भी उसे लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, बल्कि ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और उन्हें लंबे समय तक दोहरा सके। और यहां पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की, आशावादी होने की
और अपने आप को उस कार्य में इन्वॉल्व रखने की आवश्यकता होती है जिसमें आप सबसे ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल हैं। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और ये भय होता है कि आपने जो बनाया है वो आपसे उतनी ही तेजी से छीना भी जा सकता है। जैसे पृथ्वी की आइस एज को लेकर रशियन साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अनोखी खोज की थी। आइस एज इसलिए नहीं हुई क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। शीतलहर उतनी ही थी, बस गर्मियां कम गर्म हो गई थी और जिससे वो पिछली बर्फ को पिघला नहीं पाई। धीरे धीरे बर्फ की परत जमती चली गई और पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हो गई। इससे मालूम पड़ता है थोड़ा सा परंतु सतत प्रयास आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न कमाना नहीं होता, परंतु बहुत लंबे समय तक कुछ रिटर्न कमाते रहना होता है। परंतु कई लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते और ऊंचे रिटर्न कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही लॉस खा बैठते हैं। आशा। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की जरूरत होती है। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है ठीक इसके विपरीत। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत ही जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोटिस, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले हुए इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते हैं कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके और गेम में लंबे समय तक बने रह सके ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। दूसरा, प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितनी किसी चीज पर आपकी डिपेंडेंस ज्यादा होती है उतना ही कमजोर आपका प्लान हो जाता है। तीसरा, आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सफलता के रास्ते पर आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। जैसे लिवमोर 1877 की पैदाइश था और एक छोटा सा स्टॉक ट्रेडर था। 1907 तक उसने ट्रेडिंग से काफी अच्छे पैसे बना लिए थे। उसकी नेटवर्थ $100 मिलियन की हो गई थी। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और उसके परिवार को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा, हम बर्बाद हो गए क्या? लिवमोर ने अपनी बेटी को बहुत ही खुशी भरे स्वर में कहा, मैंने बहुत भारी राशि सब कुछ शॉर्ट सेल में लगा दिया था और इस स्टॉक मार्केट क्रैश से हमने एक दिन में $3 बिलियन कमाए हैं। उसकी बेटी की खुशी की सीमा ही नहीं रही। लिवमोर ने केवल एक ही बेट से बहुत ही ज्यादा बड़ा उलटफेर कर दिया था। अब्राहम गैरमांस्की उस दिन बर्बाद हो गया था। गैरमांस्की ने रियल एस्टेट में बहुत पैसे बनाए थे, परंतु वो बुलिश ट्रेड में पैसे बनाने वाला था और इस स्टॉक मार्केट क्रैश ने उसके सारे पैसे डुबो दिए थे। उसने बहुत ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे
और इस स्टॉक क्रैश ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। वो अपने घर से निकला और गायब हो गया। एक ही दिन, एक ही क्रैश जिसने लिवमोर को 100 मिलियन से 3 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया, उसी ने गैरमास्की को रियल एस्टेट टाइकून से एक बेरोजगार और गुमनाम आदमी में बदल दिया। इसीलिए पैसे कमाना और पैसे को रखना दो अलग अलग चीजें हैं। यही एक नाम रिक गुएरिन का भी है, जो वॉरेन बफे से कम टैलेंटेड नहीं था, बस वो बहुत जल्दी में था। जहां वॉरेन बफे धीरे धीरे कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा रहे थे, वहीं रिक जल्दी में था। उसने बहुत ज्यादा लोन उठाया और इन्वेस्ट किया, और उसकी एक बेट थोड़ी गलत पड़ी, जिससे उसे मार्जिन कॉल भरने के लिए कहा गया। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो मार्जिन कॉल को मैनेज कर सके, और उसे बर्कशायर को वॉरेन बफे को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना पड़ा। वॉरेन बफे ने फिर उन्हीं सब शेयर्स से धीरे धीरे बहुत पैसे कमाए। तो अमीर होना और अमीर बने रहने में फर्क है। कहीं भी ऐसी कोई बेट ना खेली जाए जो पूरे इन्वेस्टमेंट को ही बर्बाद कर दे। पिछले 170 वर्षों में 1850 से 2020 तक अमेरिकन जीडीपी 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 20 गुना बढ़ गया, मतलब 5 जनरेशन में 20 गुना, यानी एक जनरेशन में 4 गुना। सो एवरेज यदि आपके पिता आज के रुपए के हिसाब से 1 लाख महीना कमा रहे थे, तो आप 4 लाख महीना कमा रहे हैं। इसका मतलब कंट्री ग्रो कर रहा है। परंतु फिर भी इन 170 वर्षों में 13 लाख अमेरिकी अनेकों युद्धों में मारे गए, जिनमें 2 विश्व युद्ध थे। 99.99% कंपनियां जो खुली थी बंद हो गई। 4 यूएस प्रेसिडेंट को मार डाला गया। 33 रिसेशन आए और 48 वर्ष रिसेशन में रहे, जहां ज्यादातर लोगों के पास जॉब ही नहीं थी। स्टॉक मार्केट 102 बार क्रैश हुआ। इन सब के बावजूद जो धीरे धीरे लगा रहा, जिसने एक बहुत बड़ी बेट एक बहुत बड़ी रिटर्न के लिए नहीं खेली, वो सरवाइव करता चला गया। तो अमीर बनने और अमीर रहने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। फर्क ये है कि ऐसा जोखिम नहीं लेना जो आपको बर्बाद ही कर दे। हालांकि लिवरमोर ने फिर 4 साल बाद, यानी 1933 में एक बहुत बड़ी बेट लगाई और अपने $3 बिलियन लगा दिए, और उस समय उसकी बेट गलत हो गई और वो एकदम से बिलियनियर से कंगाल हो गया। अब गैर मास्की की भांति लिवरमोर चुपचाप अपने घर से निकल गया और गुमनामी में कहीं खो गया। इन 2 कहानियों से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी इस गुमान में मत रहें कि आपको बहुत ऊंचे रिटर्न कमाने हैं, परंतु ये कोशिश करना है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए। थोड़ा बहुत कमाएं और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दें। अध्याय 6, टेल यू विन। इसका मतलब है आपकी बेट यदि आधी बार भी सही जाए तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। ब्रैड पिट, फेमस हॉलीवुड एक्टर, ने स्क्रीन गिल्ड अवार्ड लेते समय कहा, मैं पिछले 30 साल से कोशिश कर रहा हूं। कुछ चीजें आपके फेवर में जाएंगी और कुछ आपके अगेंस्ट जाएगी। बस ये ही हमें समझना है कि यदि हम लगे रहेंगे और कोई बहुत बड़ा जोखिम लेकर पूरा बर्बाद नहीं हो जाए, तो हम धीरे धीरे फाइनेंशियली वेल्दी हो जाएंगे। ये एक आर्ट कलेक्टर हाइनस बर्गग्रुएन की कहानी है। उन्होंने पिकासो, ब्रेक्स, क्लिस और मैटिसिस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसकी कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी
कि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में कला खरीद ली थी। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गग्रुएन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है। यहाँ टेल इवेंट से ये तात्पर्य है कि वो इवेंट जो आपके फेवर में गया। ऐसे ही बहुत सारे हेड इवेंट्स भी होंगे जो आपके अगेंस्ट गए होंगे। लाइफ की जर्नी एक सिक्के की उछाल की तरह है, कभी हेड तो कभी टेल। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1-2% अच्छे रिटर्न्स का अंदाजा लगा रहे होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि बहुत बार बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हेड इवेंट्स भी होंगे और बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। पैसे का मूल रूप से औचित्य ये है कि ये आपको वो शक्ति प्रदान करे कि आप रोज उठें और जो चाहें वो कर सकें। जिस दिन आपने ये स्वतंत्रता अचीव कर ली, आप सही मायने में वेल्दी हैं, चाहे आपकी नेटवर्थ कितनी भी हो। अब ये कितनी होगी, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कैम्पबेल एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी रिसर्च से ये पाया कि सैलरी से ज्यादा, घर की साइज से ज्यादा, जॉब की प्रेस्टीज से ज्यादा आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये लोगों को खुशी देता था। जब आपको ये नहीं सोचना पड़े कि आज का दिन आपको किसी और के कहने के अनुसार बिताना पड़ेगा, बस ये ही आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। इसीलिए वेल्थ का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है। जैसे यदि आपके पास 6 महीने से 1 साल की सेविंग्स है तो आपको अपने जॉब की चिंता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप इस समय में दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये वेल्थ आपको थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने आप पर ये नियंत्रण आपको खुशी देता है। ऐसे ही यदि ये वेल्थ इतनी है कि आपको कई वर्षों तक काम ही नहीं करना पड़े, तो आपकी स्वतंत्रता और भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जॉन डी रॉकफेलर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, परंतु वो किसी से बात नहीं करते थे, अपने आप में ही रहते थे। उनकी एम्पायर बहुत बड़ी थी और सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे। सभी लोग अपने काम अपने हाथों से करते थे, परंतु रॉकफेलर को केवल आदेश देना होता था। उनके लिए ये बहुत खुशी का विषय था। परंतु आज किसी भी कंपनी का छोटा सा मैनेजर भी वो ही काम करता है, उसे भी लोगों को आदेश ही देना होता है। तो रॉकफेलर को जो स्वतंत्रता सबसे ज्यादा खुशी देती होगी, वो शायद आज के मैनेजर को ज्यादा खुशी नहीं दे। इसीलिए स्वतंत्रता का कंसेप्ट सभी के लिए अलग अलग है और आपको अपनी स्वतंत्रता का कंसेप्ट समझना होगा। अध्याय 8, मैन इन द कार, विरोधाभास। किसी भी वेले सर्विस की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको महंगी गाड़ियां चलाने का मौका मिलता है, परंतु क्या आप उस महंगी गाड़ी के ड्राइवर को भी देखते हैं? क्या कोई ये देखता है
कि इस मर्सिडीज में बैठा आदमी या औरत कौन है? नहीं ना, हम सिर्फ गाड़ी देखते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसी गाड़ी ले लें, परंतु उस गाड़ी में जो आदमी या औरत है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। शायद ये ज्वेलरी, कपड़ों, मकान आदि के लिए भी सही है, इसीलिए आप चुनिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में कोई बड़ा पाव वाला महीने के 3 लाख रुपए भी कमा लेता है और एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने से भी कम हो, तो भी समाज में एडमिरेशन उस IAS ऑफिसर का ज्यादा होगा बजाय वड़ा पाव वाले के। इसीलिए आपको यदि एडमिरेशन चाहिए, समाज से इज्जत चाहिए, तो शायद आपको अलग गोल्स परस्यू करने होंगे। हाउजल बताते हैं कि मर्सिडीज कार आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन देगी और आपका नाम और शोहरत आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देगी। अब ये आपको तय करना है कि कौन सा सेटिस्फैक्शन आपको परस्यू करना है। अध्याय 9। संपत्ति वो है जो दिखती नहीं। संपत्ति का मतलब है वेल्थ। इस अध्याय में हाउजल ने वेल्थ और रिच यानी संपत्ति और अमीरी में अंतर बताया है। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं। वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच है। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है। अध्याय 10। पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं। दूसरे, जो सोचते ही नहीं हैं कि वो पैसा बचा सकते हैं। तीसरे, वो लोग जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शन होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। अध्याय 11। उचित या तर्कसंगत। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल कोल्ड तर्कसंगत होकर ना रहे। हम इंसान हैं, स्प्रेडशीट नहीं। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ ही लंबे समय तक बने रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। अध्याय 12। सरप्राइज। स्कॉट सैगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं कि चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। एक ट्रैप जो बहुत से इन्वेस्टर्स को फंसा देता है वो है हिस्ट्री को भविष्यवाणी समझना। जो आज तक नहीं हुआ जरूरी नहीं कि आगे भी नहीं होगा। ये है कि आपके बेट की संभावना बढ़ सकती है, परंतु भविष्य
आपको कोई भी सरप्राइज दे सकता है। हमेशा इस बात के लिए तैयार और सक्षम रहे कि कोई भी घटना आपको पूरी तरह ही खत्म ना कर दे, वरना आप कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। याद करें लिवरमोर का एग्जाम्पल या रिक का, जिसे वॉरेन बफे को अपना बर्कशायर सस्ते में बेचना पड़ा था। अध्याय 13 त्रुटि की गुंजाइश। ब्लैकजैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख ही नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें। फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते और ना ही भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो सारांश ये है कि अपने जीवन में सेविंग करते रहें ताकि कोई त्रुटि होने पर वो आपको पूरी तरह से नष्ट ना कर दे। अध्याय 14 आप बदल जाएंगे। हर 5 साल के बच्चे का ड्रीम होता है कि वो ट्रैक्टर चलाए, खेती करे। उसे ये बहुत ही आकर्षित करता है। कई बार टीनेज बच्चों को वकालत लुभाती है और वो सीरियल देखकर वकील बनना चाहते हैं, परंतु जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके लक्ष्य बदलते जाते हैं। केवल 27% लोगों के पास ही वो काम है जिसमें उन्होंने डिग्री ली है, बाकी सभी कुछ और ही कर रहे हैं। 29% स्टे एट होम पेरेंट ग्रेजुएट हैं। इसीलिए हम बदलते रहते हैं। गिलबर्ट की रिसर्च बताती है कि लोगों को पता ही नहीं कि 18 से 68 साल में वो कितना ज्यादा बदल चुके होते हैं और कितनी बार बदलते हैं। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखें, आपका पैसा भी 80 साल के लिए कंपाउंड नहीं हो रहा, वो 20 साल के 4 भाग में कंपाउंड होगा। सो ट्रिक ये है कि आप अपने बदलाव को जितना जल्दी हो पहचानें और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को उस हिसाब से मैन्यूवर करें। अध्याय 15 कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत है। जनरल इलेक्ट्रिक 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उसकी नेटवर्थ $1.3 ट्रिलियन थी। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जीई का फाइनेंस डिवीजन डूब गया। जीई ने इससे उबरने के लिए ऑयल, एनर्जी में इन्वेस्ट किया, परंतु फिर भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसका स्टॉक प्राइस $40 से $60 पर आ गया। 2018 तक कंपनी बहुत ही बुरी हालत में थी। पूरा ब्लेम सीईओ जेफ इमलेट पर आया। उसने जब इस्तीफा दिया तब 2017 में उसने एक स्टेटमेंट दिया, हर काम आसान लगता है जब तक कोई दूसरा कर रहा होता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हो या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट, हर चीज की कीमत होती है। सही बेट करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, अपने डर, घबराहट को कंट्रोल करना, एक अनसर्टेन वर्ल्ड में रहना और चुपचाप लगे रहने के लिए जो कीमत है
वो आपको देनी ही होगी। जेई के एग्जाम्पल से ये मानना होगा कि गलती का स्कोप बहुत कम है, इसीलिए आप इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग की जितनी कीमत चुकाएंगे, आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। अध्याय 16, आप और मैं। आप हैं और मैं। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ ये समझाया गया है कि हर चीज की हर किसी के लिए वैल्यू एक समान है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के लिए गूगल का स्टॉक। आपको यदि गूगल का स्टॉक 30 साल के लिए लेना है तो आप लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। 10 साल के लिए लेना है तो आप मध्यम टर्म देखेंगे। परंतु आप यदि डे ट्रेडर हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको बस रैली देखनी है और वो स्टॉक किसी को टिका देना है। तो इस स्टॉक की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। परंतु हम इस सिंपल सी बात को भूल जाते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि कोई भी पागल नहीं है। फिर क्यों लोग लालच में पड़ते हैं और बहुत महंगे स्टॉक खरीद लेते हैं? याहू के स्टॉक 1999 में बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पर चल रहे थे। .com बबल ने बहुतों को बर्बाद कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हम कभी ये फर्क नहीं कर पाते कि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम सभी की फाइनेंशियल वैल्यूएशन की हर चीज की लेकर अलग अलग होनी चाहिए। यदि आपके लिए किसी चीज की वैल्यू 100 रुपये है तो मेरे लिए वो 10 की भी हो सकती है और 1000 की भी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने टाइम हॉराइजन को समझना और जानना। बाकी लोग जो गेम खेल रहे हैं वो आपका है भी कि नहीं, ये भी आपको समझना चाहिए। यदि उनका गेम आपसे भिन्न है तो आपका इन्वेस्टमेंट उनके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए मात्र इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो सही है वो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में निराशावाद की भी आवश्यकता है। वो ही हमारा अगला अध्याय है। अध्याय 17, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंधे बना लेती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर हो जाएंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। यदि आप किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है तो आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कनीमैन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिज्म खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं। उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव इवेंट हमें किसी भी पॉजिटिव इवेंट के मुकाबले ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे किसी का हमें किसी बात पर टोक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, पूजा करते करते दिया बुझ जाना आदि। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करते हैं जो शायद पॉजिटिव इवेंट उतनी शक्ति से हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ हम उनके समाधान भी खोजते हैं।
इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां होती है, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रैक्शन एक सिंगल फेलियर से भी हो सकता है, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। इसीलिए निराशावाद सकारात्मकता से ज्यादा बड़ी शक्ति है। अध्याय 18। जब आप सब कुछ मान लेंगे। मान लीजिए एक एलियन 2007 में न्यूयॉर्क शहर के ऊपर आता है और वो देखता है कि सभी लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब मजे में हैं, इकोनॉमी चल रही है, लोग खुशी में हैं, फैक्ट्रीज हैं और उनमें काम हो रहा है। वो ही एलियन फिर 2009 में आता है और वो ही सब देखता है, लोग खुश हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें काम हो रहा है, फिजिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है। परंतु फिर जब वो स्टैटिस्टिक्स देखता है तो 2007 के मुकाबले 2009 में यूएस हाउसहोल्ड्स $16 ट्रिलियन पुअर हो गए थे। 10 मिलियन अमेरिकन लोग बेरोजगार थे, क्योंकि 2007 में लोग मानते थे कि हाउसिंग प्राइस सही है, मॉर्गेज प्राइस सही है, मार्केट ने प्राइस में रिस्क को सही फैक्टर किया है। परंतु 2008 के सब प्राइम क्राइसिस ने बताया कि मॉर्गेज ने रिस्क को सही फैक्टर नहीं किया था। लोग अब इस स्टोरी को नहीं मानते कि मार्केट सही प्राइस बताता है। फिजिकली ना फैक्ट्रियां कम हुई ना लोग, परंतु फिर लोगों का विश्वास मार्केट से उठ गया, इसलिए बिना कुछ फिजिकली चेंज हुए 2007 के मुकाबले 2009 में अमेरिकन इकोनॉमी डूब गई। जर्मनी में 1945 में युद्ध के चलते मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तबाह हो गई थी। 2000s में जापान में लोग बूढ़े हो गए थे, परंतु यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी 2007 से 2009 में इतनी तबाही मच गई क्योंकि लोगों का मार्केट की स्टोरी पर से विश्वास उठ गया था, क्योंकि लोगों ने इसको सच मान लिया कि मार्केट की प्राइस सभी रिस्क को सही फैक्टर करता है। किसी ने भी इसको क्वेश्चन नहीं किया। हमें जो भी बताया जाता है हम उसे मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अध्याय 19। अब सभी एक साथ। आप लोग अब तक मेरे साथ इस स्टोरी को सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये सारे नियम संक्षेप में एक साथ वापस से सुनिए। फर्स्ट, हमेशा विनम्र रहिए और दृढ़ रहिए। चीजें जीवन में कभी इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। सेकंड, रेस्पेक्ट पावर ऑफ लक एंड रिस्क। कभी ये मत समझिए कि भाग्य हमेशा ही आपका साथ देगा। थर्ड, लेस ईगो मोर वेल्थ। आप जितना दिखावा कम करेंगे, आपके पास संपत्ति उतनी ही ज्यादा रहेगी। फोर्थ, अपने पैसे को ऐसे मैनेज कीजिए जो आपको रातों में आराम से सोने दे। वो रिस्क मत उठाइए जो आपको सोने ना दे, चाहे कोई और वो उठा भी क्यों ना चुका हो। याद रखिए, हम सब अलग अलग हैं। आप हैं और मैं। फिफ्थ, कंपाउंडिंग की पावर को पहचानिए। समय दीजिए चीजों को और अपनी इन्वेस्टमेंट को। सिक्स्थ, पर याद रखिए हम बदल जाते हैं, इसीलिए जैसे ही हम बदले
हमारी इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली बदलनी चाहिए। कंपाउंडिंग 20-20 साल के 4 भाग में कीजिए। 7th, त्रुटि का मार्जिन रखिए, गलतियां होगी, ये जीवन का सतत नियम है। 8th, संपत्ति का अभिप्राय स्वतंत्रता से है। आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए कितनी संपत्ति चाहिए, ये आपको तय करना है। 9th, नाइस बने, फ्लैशी नहीं। आपकी गाड़ी की इज्जत है, आपकी नहीं। इसलिए गाड़ी और बंगले के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपको शायद गाड़ी या बंगले से ज्यादा रेस्पेक्ट और एडमिरेशन की भी आवश्यकता है। 10th, सेव एंड सेव, जहां तक हो सके बचाएं। 11th, अपने जीवन के इन्वेस्टमेंट की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। नथिंग इज फ्री। 12th, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के एक्सट्रीम को अवॉइड करें। सब कुछ एक साथ एक ही बेट पर मत लगाएं। 13th, थोड़ा थोड़ा जोखिम ले और समय को अपना काम करने दें। धीरे धीरे वॉरेन बफे की तरह लगे रहें। याद रखें कि उनकी 99% वेल्थ 65 वर्ष की आयु में आई थी। 14th, अपने गेम को समझें। आप दूसरों के जैसे नहीं हैं। उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट सही है वो आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं है। 15th, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग। हर स्टोरी को मानना भी सही नहीं है। रेस्पेक्ट द मेस। किसी को भी पूरी स्टोरी नहीं पता है। ये था इस मस्ट रीड बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी का मुख्य सार। यदि हम इन सभी नियमों को अपनी जीवन शैली में उतार लेते हैं तो हम पैसे के पीछे का मनोविज्ञान समझ पाएंगे और अपने पैसों का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अध्याय 20, कबूलनामा। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउज़ल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ड्राइव है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज़ में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपनी 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मुंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक टोक ना किया जाए। हाउज़ल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउज़ल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं। ये बहुत मुश्किल है और जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिससे लक्ष्य पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मैं आगे भी ऐसी ही बेहद महत्वपूर्ण मस्ट रीड बुक्स का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करती रहूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर मैसेज करके या स्नैपचैट
निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके अपनी सुझाव दे सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।